हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, और चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो जैसे कि हमने बात की है यहाँ पर कि हम रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पे, और प्रीवियस लेक्चर में हमने बेसिक चीज़ें जानी, जैसे कि क्रॉप क्या होती है, क्रॉप प्रोडक्शन क्या होता है, क्रॉप प्रोडक्शन क्यों करवाया जाता है, और किस प्रकार से हमारे लिए क्रॉप प्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट है, क्यों हमें क्रॉप प्रोडक्शन के मैनेजमेंट को जानने की आवश्यकता है। और हमने कहा कि क्योंकि हम पारंपरिक तरीके से तो यहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, फसल उत्पादन कर रहे हैं, तो ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जिससे क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सके, ऐसी कौन सी टेक्निक हैं जो कि हमें यहाँ पर अप्लाई करने से हमने कहा क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी, लेकिन हमें एक और चीज़ डिस्कस करनी है जिसमें हमने कहा क्रॉप प्रोडक्शन हमें करवाना है और क्रॉप प्रोडक्शन को इन्हांस भी करना है, यानी कि फसल उत्पादन में वृद्धि भी हमें करनी है। फॉर एग्जांपल, आपने कहा कि यहाँ पे एक फसल से या आपके पास 50 किलो गेहूं होते हैं, तो हमें कोशिश करनी कि ये जो अमाउंट है ये बढ़े, ये जो क्वांटिटी है, ये जो मात्रा है वो बढ़े। हमने कहा 50 से 60 70 80 किलो हम यहाँ पर क्या करें, उत्पादित करें। लेकिन इसके साथ शर्त ये है कि बिना आप प्राकृतिक चीज़ों को या बिना जो इन्वायरमेंटल जो चीज़ें हैं उन्हें नुकसान पहुंचाए। जैसे कि आपने कहा कि आपकी मिट्टी जो है, तो यहाँ पे सॉइल पॉल्यूशन किए बिना, वाटर पॉल्यूशन किए बिना, एयर पॉल्यूशन किए बिना आपको क्या करनी है, फसल उत्पादन में वृद्धि करनी है। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे पॉसिबल है कि हम फसल उत्पादन में वृद्धि की तकनीकों को अगर यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो इससे सॉइल, वाटर और एयर पोल्यूशन हो सकता है, होता है। जैसे कि आपने देखा होगा, सबसे बेसिक सा एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे फसल उत्पादन में। आपने फर्टिलाइजर्स यूज़ किए होंगे या आपने सुना होगा या किसी को करते हुए देखा होगा, वरना टीवी में तो आपने देखा ही होगा। यहाँ पे फर्टिलाइजर्स का छिड़काव किया जाता है। फर्टिलाइजर्स जिसे आप क्या कहते हैं यहाँ पे, उर्वरक कहते हैं। तो फर्टिलाइजर्स क्या होता है, आपने कहा कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स होते हैं, ठीक है, यानी कि वो फैक्ट्री में इन्हें बनवाया जाता है, और ये क्या करते हैं, फसल उत्पादन में मदद करते हैं, फसल उत्पादन को बढ़ाते हैं। तो आप सोचेंगे ये तो अच्छी बात है यहाँ पे अगर फसल उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि अगर आप फर्टिलाइजर्स आवश्यकता से अधिक यूज कर रहे हैं और आप कंटिन्यूअसली क्या है जो फर्टिलाइजर है वो डालते चले जा रहे हैं, तो आप एक बार देखेंगे जो फर्टिलाइजर्स का फैक्ट है वो खत्म हो जाता है। यानी कि जो उर्वरक आप अप्लाई कर रहे हैं, बार बार जो उर्वरक आप मिट्टी में डाल रहे हैं, तो कुछ टाइम तो आपको बहुत अच्छा उत्पादन वहाँ पे देखने को मिलता है, लेकिन धीरे धीरे आप देखते हैं कि जो उत्पादन की जो मात्रा है वो कम होती चली जाती है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ फील्ड में, कुछ खेतों में जो उत्पादन है वो पूरी तरीके से बंद हो गया। ऐसा क्यों हुआ? हमने कहा क्योंकि यहाँ पर क्या है, जो फर्टिलाइजर्स है वो है केमिकल, ठीक है। वहाँ पर आपने कहा कि जो मिनरल्स वहाँ पे ऐड किए जाते हैं, या जो भी वहाँ पर जो फसल के उत्पादन में सहायक जो भी चीज़ें वहाँ पे ऐड की जाती हैं वो कैसी होती हैं, मैन मेड है, फैक्ट्रीज में बनाई जाती है, केमिकल्स भी उसमें प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर ठीक है, एक हद तक तो आप कर सकते हैं उर्वरकों का प्रयोग, ऐसा नहीं कि हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कर सकते हैं, कम मात्रा में कर सकते हैं, लेकिन अत्यधिक नहीं करना है। इससे ये क्या करता है, जो मिट्टी है, मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे कि आपने नाइट्रोजन साइकिल पढ़ी होगी या आगे जाके हम बात करेंगे, तो हमने कहा कि नाइट्रोजन साइकिल जो है उसमें जो हमारी वातावरणीय जो नाइट्रोजन है उसे दूसरे रूपों में परिवर्तित किया जाता है, NO3 NO2 की फॉर्म में, जिससे कि जो प्लांट है उस नाइट्रोजन को अवशोषित कर सके, उस नाइट्रोजन से प्रोटीन का निर्माण हो सके, ठीक है। अब हमने कहा जो यहाँ पे नाइट्रोजन है N2 को NO2 और NO3 की फॉर्म में कन्वर्ट या परिवर्तित करने के लिए बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होती हैं, कुछ फंगस यहाँ पर होती हैं, जो कि सहायता करती हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यहाँ पर दूसरे जो फॉर्म है दूसरे रूपों में परिवर्तित करने में। जैसे अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, नाइट्रेट नाइट्राइट की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। अब अगर आपको इतनी बातें समझ नहीं भी आई होंगी तो आप इतना समझ लीजिए कि मिट्टी में कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ फंगस होते हैं, कुछ जैसे कृमि भी होते हैं, ठीक है, जो कि मिट्टी के लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। अब मिट्टी के लिए लाभदायक होने का क्या मतलब है, मिट्टी जो है उसमें हम फसल को क्या कर रहे हैं, उत्पादित कर रहे हैं। मिट्टी जितनी अच्छी होगी आपकी फसल उतनी ही अच्छी होगी। मिट्टी के अच्छी होने का मतलब है कि मिट्टी में सारे पोषक तत्व हैं या सारे मिनरल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं। कुछ पोषक तत्व जो हैं वो मिट्टी की पोषकता
को क्या करते हैं यहाँ पे बढ़ाते हैं, जिसे आप कहते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी जिसे आप कहते हैं, मिट्टी की उर्वरकता जिसे आप कहते हैं। तो कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव हैं जो मिट्टी की उर्वरकता को यहाँ पे क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो पाइन्स के जो पेड़ होते हैं, यानी कि जो आपने चीड़ के पेड़ देखे होंगे, सभी ने चीड़ के पेड़ देखे हैं। ठीक है, अब जो चीड़ के पेड़ होते हैं वो ऐसे एरिया में होते हैं, ऐसी मिट्टी में होते हैं कि जहाँ पे फंगस भी होती है, वहाँ पे फंगस का होना इम्पोर्टेंट है। तो हम क्या देख रहे हैं, अगर हम इस बात को ना देखें कि चीड़ के कितने फायदे और कितने नुकसान है, क्योंकि हमने कहा कि फायदे से ज्यादा इसके नुकसान होते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वाटर कंज्यूमिंग होता है। ठीक है, इसके कंपैरिजन में अगर हम बांज और बुरांस की बात करते हैं, तो ये ऐसे पेड़ हैं कि यहाँ पे क्या होता है कि जिन एरिया में ये पेड़ रहते हैं वहाँ पे पानी की कमी नहीं होती है, बल्कि आपको पानी भरपूर मात्रा में मिलेगा। पर जिन एरिया में चीड़ के पेड़ होते हैं वहाँ पर पानी की कमी होती है, क्योंकि ये जो पेड़ होते हैं बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके क्या है यहाँ पे जो ड्रॉबैक्स ही हैं, आपने कहा इसके कुछ बेनिफिट्स भी होते हैं, क्योंकि आपने कहा चीड़ से आपको बहुत सारे उत्पाद मिलते हैं। ठीक है, जिसमें से लकड़ी एक है यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर। हमने कहा यहाँ पर कि यहाँ पे जो मिट्टी है, मिट्टी की उर्वरकता से मतलब है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं या जो मिनरल्स हैं उनकी अधिक मात्रा, भरपूर मात्रा वहाँ पर हो। इसके लिए क्या है कि वहाँ पे कुछ माइक्रोब भी प्रेजेंट होंगे, जैसे कि आपने कहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन को कंज्यूम किसी यहाँ पे जो बैक्टीरिया है या फंगस है उनकी सहायता से किया जाता है। अगर वो नहीं होंगे तो नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं हो पाएगी, यानी कि नाइट्रोजन साइकिल नहीं हो पाएगी। अब अगर नाइट्रोजन कंज्यूम नहीं हो पा रहा है तो आपने कहा कि प्रोटीन नहीं बनेगा प्लांट में। जो प्रोटीन आप इनटेक करते हैं, जैसे कि दाल आप खाते हैं, ठीक है, दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन आपको मिलता है। कहाँ से मिला? क्योंकि प्लांट ने क्या किया, वहां पे नाइट्रोजन को अवशोषित किया है, नाइट्रोजन को कंज्यूम किया है, और उसी नाइट्रोजन से प्रोटीन का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अब हमने कहा कि यहाँ पर क्या है, अगर हम कंटिन्यूसली जो फर्टिलाइजर्स हैं या फिर जो उर्वरक है उन्हें ऐड करते रहेंगे, तो यहाँ पे जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या होते हैं, टॉक्सिसिटी वहां पर हो जाती है। यही हमने दो टर्म पढ़े थे, हमने डेफिशिएंसी टॉक्सिसिटी की बात की थी। हमने कहा टॉक्सिसिटी वहां पर हो जाएगी, टॉक्सिसिटी होगी तो हमने कहा कि वहां पर वो जो माइक्रोब्स हैं उनकी डेथ होने लगेगी। अब अगर उनकी डेथ होने लगेगी तो हम समझ सकते हैं कि मिट्टी में जो मिनरल्स हैं उनकी कमी होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे करके ये जो कमी है ये पूरी तरीके से हम कहते हैं कि मिनरल्स मिट्टी में अगर होंगे ही नहीं तो वहां पर आपको किसी भी प्रकार की फसल नहीं दिखाई देगी। बहुत सारे एग्जाम्पल आपके पास ऐसे आते हैं कि जो खेत हैं उनमें धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, जो उत्पादन है वो कम हुआ। एक टाइम ऐसा है कि वहां पे कोई किसी भी प्रकार की फसल नहीं हुई। जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे खेत होते हैं और खेत में जैसा डेजर्ट जैसा एरिया होता है तो कुछ वैसा ही वहां पर देखने को मिलता है। तो इसका क्या रीजन है? आपने कहा सिर्फ ऐसा नहीं कि उर्वरक ही एक ऐसा रीजन है, बट मेजर रीजन की बात करें तो उर्वरक भी इसमें ऐसा एक रीजन आता है, फर्टिलाइजर जिसे आप कहते हैं। जैसे पेस्टिसाइड जो है, तो पेस्टिसाइड में भी आपने कहा केमिकल्स होंगे, क्लियर है। तो इस प्रकार से आपने कहा वीडीसाइड्स हो गए हैं, पेस्टिसाइड्स हो गए हैं, फर्टिलाइजर्स हो गए हैं, जिसे हम अपने खेतों में अप्लाई करते हैं। ये हमारे लिए बेनिफिशियल तो है, लेकिन कहीं ना कहीं इनका हार्मफुल इफेक्ट भी देखने को मिलता है। ये तो हुआ सॉइल पोल्यूशन। आपने कहा मिट्टी में अगर पोषक तत्वों की मात्रा ही कम हो गई है तो इसे हम कहेंगे सॉइल पोल्यूशन। हमने कहा ठीक है, तो वाटर पोल्यूशन हमने क्यों बोला फिर? ठीक है, सॉइल पोल्यूशन तो हो रहा है, तो वाटर पोल्यूशन क्या है? आपने कहा बारिश आई, ठीक है, और जब बारिश आती है तो आप देखते हैं कि खेतों से जो पानी है वो बह करके क्या होता है, ढलान अगर है तो आपने कहा कि पानी बह रहा है, ठीक है, आगे की ओर पानी बहेगा तो पानी के साथ मिट्टी भी बहती है थोड़ी थोड़ी मात्रा में। ठीक है, अगर पेड़ पौधे नहीं है उस एरिया में तो बहुत सारी मिट्टी बह जाती है, लेकिन अगर पेड़ है तो हल्की फुल्की मिट्टी बहती है, जिससे कि कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अगर थोड़ा बहुत मिट्टी बह रही हो तो मिट्टी बहती है। ऐसा नहीं है कि वहां पर आप देखते होंगे कि अगर खेतों से पानी आ रहा है तो कैसा होता है, मटमैला जो पानी होता है इस प्रकार का आता है। अब मिट्टी बह रही है तो आपने कहा मिट्टी में क्या थे, जो पेस्टिसाइड जिनका छिड़काव किया गया था पौधों पर वो है, क्योंकि बारिश आई तो पौधों से होकर के पानी मिट्टी में गया, और मिट्टी में आपने कहा कि क्या थे, आपने कहा फर्टिलाइजर से आपने यूज किए होंगे, तो मिट्टी में वो भी ऐड हो गए हैं। आपने वीडीसाइड भी यूज किए होंगे। वीडीसाइड क्या होते हैं? खरपतवार नाशक जो होते हैं, जैसे कि आगे जाके हम बात करेंगे वीड्स के बारे में, लेकिन अभी के लिए क्योंकि आपने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा, और हमारे घरों में भी होता है, क्या कहते हैं उसे, निराई कहते हैं घरों में, घरों और गांव में उसे निराई कहते हैं। तो निराई में क्या किया जाता है, जैसे फसल है, फसल में अनाज के पौधे हैं, अनाज के पौधों के अलावा और भी घास वहाँ पे उग जाते हैं जिसका कोई काम नहीं है बेसिकली, ठीक है, उस घास को वहां से निकाला जाता है जिसे हम घरों में निराई कहते हैं। जैसे कि
धान की फसल होती है तो तब भी निराई की जाती है। अभी आजकल के टाइम पे क्या है, आप देख सकते हैं आजकल के टाइम पे भी निराई का टाइम है। आप देखते हैं कि गेहूं की फसल होती है और गेहूं की फसल में क्या करते हैं, बीच बीच से वो जो वीड्स होती हैं, वो जो खरपतवार है उसे निकाला जाता है, उसे चारे के रूप में प्रयोग किया जाता है। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आजकल आप देख सकते हैं। अब हमने कहा कि यहाँ पर एक तो एक तरीका है कि हाथों से आप निकालें, लेकिन अगर किसी के बहुत ज़्यादा किसी के पास खेत हैं, बहुत जो बड़े-बड़े फार्मर्स होते हैं, अब ऐसा तो नहीं है जैसे कि हमारे घरों में हमारे पास इतने सारे खेत नहीं होते, मैक्सिमम 10-15 या 20, मैक्सिमम 15 खेत हमारे पास है, वो भी छोटे-छोटे होते हैं, जो आपने देखे होंगे सीढ़ीदार खेत होते हैं, पहाड़ों में सीढ़ीदार ही खेत होते हैं। लेकिन अगर हम प्लेन एरिया की बात करें, जैसे कि हमने कहा कि यहाँ पे पंजाब का जो एरिया होता है, हरियाणा का जो एरिया होता है, वहाँ पर जो खेत होते हैं वो बहुत बड़े-बड़े होते हैं और जो बड़े फार्मर होते हैं उनके बहुत ज़्यादा खेत होते हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हाथों से ही सारी वीड्स को निकाला जाए। तो इसके लिए क्या होता है, वीडीसाइड जो है यानी कि खरपतवार नाशक का छिड़काव किया जाता है, तो ये भी एक प्रकार का केमिकल है। फिर हम हमारे पास आता है यहाँ पे इंसेक्टिसाइड्स। इंसेक्टिसाइड हमने कहा कि जो कीटनाशक होते हैं, जैसे कि हमने देखा है कुछ कीट ऐसे होते हैं, कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो हमारी पूरी फसल को खराब कर जाते हैं, तो उनका भी छिड़काव किया जाता है वहाँ पर। अगर जैसे फॉर एग्जांपल देखा कि कुछ पौधे खराब हो रहे हैं तो वहाँ पे क्या किया जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स हैं उनका छिड़काव किया जाता है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हीं के साथ फर्टिलाइजर जिनकी हम बात कर रहे हैं या उर्वरक, वो भी हैं जो कि क्या करते हैं, यहाँ पे उत्पादन क्षमता में वृद्धि करने में सहायक होते हैं। अब ये सभी जब बारिश आई तो ये सभी क्या होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिट्टी में जाएंगे। मिट्टी जब बहती है तो आपने कहा कि जब पानी बहेगा तो एट लास्ट पानी कहाँ पहुंच रहा है, जो जल निकाय होते हैं, वाटर बॉडीज होती है, वहां पे जाते हैं, जैसे कि तालाब हैं, जैसे कि नदियां हैं यहाँ पे, ठीक है। अब नदियों का पानी कहाँ जाता है, आपने कहा समुद्र में जाता है। तो उसी प्रकार से जो यहाँ पे नाले हैं या खेत है या फिर आपने कहा रोड है या जहां से भी पानी बह रहा है वो कहाँ जाता है, हमने कहा कि नदियों में जाता है, तालाबों में जाता है। अब उन नदियों और तालाबों का पानी क्या होता है, जो यहाँ पे जो भी लोकल लोग होंगे वो क्या करते हैं, वहाँ पे यूज करते हैं, वहाँ की जो जनता होगी, वहाँ के जो लोग होंगे उसे यूज करेंगे। अब क्योंकि हमने कहा वो जो केमिकल्स थे वो कहाँ थे, मिट्टी में थे, मिट्टी में बह करके कहाँ आ गए हैं, पानी में आ गए हैं, तो पानी भी क्या हो गया, दूषित हो गया है, क्योंकि पानी में जो केमिकल्स की मात्रा है वो ज्यादा हो गई है। तो वाटर पॉल्यूशन इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है। तो हमारा जो मेन टॉपिक था कि हमने कहा कि ठीक है हमें क्रॉप प्रोडक्शन तो करना है, लेकिन इस प्रकार से करना है ताकि जो पॉल्यूशन हो किसी भी प्रकार का वो ना हो, किसी भी चीज को हानि पहुंचाए बिना, ठीक है। हम क्या करें, वहां पे उत्पादन को बढ़ाएं। तो इसी प्रकार से इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चैप्टर को यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आपने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है, कुछ हमारे पास क्या आते हैं, क्या क्या टॉपिक हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं उसके बारे में हमने बात की है। इंट्रोडक्शन हमने यहाँ पे पढ़ लिया है, ठीक है। और क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट को हमने पढ़ा क्या होता है। सोर्स ऑफ फूड आप जानते हैं प्लांट एंड एनिमल है, जो कि आपको इस इमेज में हमने देखा। इसके बाद हमने डेफिनेशन जाने कि क्रॉप क्या होती है। आपने कहा कि क्रॉप क्या है, किसी खेत में एक ही प्रकार के पौधों को जब हम क्या करते हैं, उगाते हैं, तो उसे हम क्या नाम देते हैं, फसल या क्रॉप नाम दे देते हैं। इसी के साथ हमने बात की थी यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है। आपने कहा हाइड्रोपोनिक्स का जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से दिखता है, जिसमें हमने कहा मिट्टी का यूज नहीं होगा, ठीक है। अब मिट्टी से जो जो चीजें प्लांट को मिल रही हैं वो चीजें हम क्या करते हैं, पानी में ऐड कर देते हैं। मिनरल्स होते हैं यहाँ पर, ठीक है। जितने भी मिनरल्स चाहिए होंगे या वाटर, तो आपको पता ही है कि वाटर यहाँ पे ऑलरेडी होगा। तो जो भी चीजें प्लांट को मिट्टी से मिलती हैं वो सभी हम क्या करते हैं, इस पानी में ऐड कर देते हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स से आप बहुत लार्ज अमाउंट में यहाँ पे प्रोडक्शन तो नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पूरा इसी प्रकार का सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा। चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे, जिसमें हमने कहा टाइप्स ऑफ क्रॉप की हम बात करेंगे, जो कि आपको घर से पढ़ने के लिए दिया गया था। आपने नोट भी कर रखा होगा अपनी कॉपी में। जो भी हम रिवीजन कर रहे हैं, मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि नोट्स अपने सामने रखिए। जब तक आप नोट सामने नहीं रखेंगे तब तक आपको ध्यान नहीं आएगा, आपको याद नहीं आएगा कि आपने क्या पढ़ा है इस चैप्टर में और क्यों पढ़ा है, ठीक है। तो बात करते हैं क्रॉप जो होती है, फसल जो होती है वो कितने प्रकार की होती है। तो मेनली दो प्रकार की होती है, तीसरी भी हमारे पास आती है, ठीक है। तीसरी कौन है, ज़ैद। मेनली आपने दो ही फसलों के बारे में पढ़ा है, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। इसी के साथ हमारे पास आता है ज़ैद क्रॉप। आप ध्यान से पढ़िए इस टेबल को, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताई गई हैं। आपको बताए गए हैं टाइम, टाइम पीरियड, प्लस आपको बताए गए हैं एग्जाम्पल।
तो ये जो टेबल अगर आपने नोट की है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है, तो इसी में आपका ये जो टाइप्स ऑफ क्रॉप वाला टॉपिक है वो यहाँ पे कवर हो जाता है। ध्यान रखिए, इस टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन आपके पास बनता ही बनता है। ठीक है, आपसे पूछा जाता है एक क्रॉप का एग्जाम्पल दीजिए कि बताइए ये कौन सी क्रॉप है, या फिर किसी क्रॉप के बारे में पूछ लिया जाता है कि बताइए इसे कब बोया जाता है, कब इसकी कटाई होती है। या अगर आपसे पूछा जाए कि इस क्रॉप के लिए जो तापमान है वो कितना तापमान चाहिए, तो आप तापमान तभी बता पाएंगे जब आपको ये पता होगा कि उस फसल को किस टाइम पे बोया जा रहा है और किस टाइम पे काटा जा रहा है। तो अगर आपको पता है तो आप इजिली बता सकते हैं कि यहाँ पे टेम्परेचर या पानी की कितनी आवश्यकता होती है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जायद क्रॉप के बारे में। आपने कहा जायद क्रॉप को कब बोया जाता है? सोन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप। रबी और खरीफ की जो फसल होती है उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसे तब बोया जाता है, यानी कि इन द समर सीजन फ्रॉम मार्च टू जून। ठीक है, मार्च से जून के बीच में से बोया जाता है। अब आपने कहा क्या क्या इनमें होते हैं यहाँ पे? आपने कहा इसमें सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स होते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि जो मार्च से लेकर के और जैसे आजकल का जो टाइम पीरियड चल रहा है अभी भी क्या है, आपको बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलती हैं। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च में, अप्रैल में, इस टाइम पे आपको काफ़ी सारी क्या मिलती हैं? वेजिटेबल्स मिलती हैं, काफ़ी सारे फ्रूट्स आपको मिलते हैं। फ्रूट्स आपने देखे होंगे सीजनल फ्रूट्स मिलते हैं, तो ये सारी ज़ैद क्रॉप आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास खरीफ क्रॉप है। आपने कहा कि इन्हें कब बोया जाता है? रेनी सीजन में। खरीफ की जो फसल होती है उन्हें रेनी सीजन में बोया जाता है। तो रेनी सीजन में क्या होता है? रेनी सीजन का मतलब है अधिक पानी, और अधिक पानी की आवश्यकता कौन सी फसल को होती है? आपको पता है, धान की फसल। हमने पहले ही इसका एग्जाम्पल लिया था कि धान की फसल की जब बुआई होती है तो वहां पे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो आपने कहा सोन इन रेनी सीजन जून टू सितंबर। अब इन्हें जून में बुआई की जाती है और सितंबर टू अक्टूबर। ऐसा नहीं कि सितंबर में ही कटाई की जाती है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे घरों में, हमारे पहाड़ों में क्या होता है, जो कटाई होती है वो कब होती है? यहाँ पे अक्टूबर में होती है। लेकिन अगर हम प्लेन एरिया की बात करें तो प्लेन एरिया में पहले कटाई हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे वैरी करता है। आपने कहा मई जून का जो टाइम है, मई जून में बोया जाता है और सितंबर टू अक्टूबर में इसे क्या किया जाता है? काटा जाता है। क्या क्या इसके एग्जाम्पल है? पैडी, यानी कि पैडी है, मेज है यानी धान है, और मेज यानी कि जो मक्की यहाँ पर होती है। ठीक है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है एंड कॉटन है। तो यहाँ पर आपकी जो भी दालें होती हैं, मैक्सिमम दालें इसी सीजन में होती हैं। खरीफ की फसल में जो भी दालें आप बोते हैं, आपने देखा कि यहाँ पे क्या आता है, धान होती है। ठीक है, धान के अलावा आपने कहा यहाँ पे मक्की होती है, मक्की के अलावा यहाँ पे मंडवा होता है। ठीक है, जो बाजरा है वो भी यहाँ पे इस टाइम पे होता है। जो दालें होती हैं जैसे कि सोयाबीन हो गई है और उड़द की जो दाल होती है, इस प्रकार से मैक्सिमम जो दालें होती हैं वो खरीफ की फसल के टाइम पे ही उगाई जाती हैं। ठीक है, अब आते हैं रबी की क्रॉप पे। आपने कहा कि इन्हें विंटर सीजन में इन्हें बोया जाता है। कब? अक्टूबर। अक्टूबर तो जो टाइम है मैं वही कह रही हूँ कि वैरी करता है। जैसे कि आप पहाड़ों में देखेंगे तो नवंबर में बुआई शुरू की जाती है, क्योंकि अक्टूबर तक तो क्या होता है, खरीफ की फसल की कटाई ही हो पाती है। अक्टूबर या नवंबर में क्या होता है, इनकी बुआई की जाती है और मार्च से लेके अप्रैल तक इनकी क्या होती है, कटाई होती है। अब ये जो चीजें हैं आप देखेंगे आपके आसपास, आपके घरों में, आपके पड़ोस में या आपके नोन में, ये कटाई कब होती है, बुआई कब होती है, उसी के अकॉर्डिंग आप चीजों को क्या करेंगे, समझेंगे। एग्जाम्पल में आपने कहा वीट है यानी कि गेहूं है यहाँ पर। ठीक है, ग्राम है, पी है, मस्टर्ड है यानी कि जो यहाँ पे सरसों होता है, जो मटर होती है, यहाँ पे जो मसूर की दाल होती है वो इसी सीजन में होती है। तो एक बार देखिए आपके घरों में क्या क्या चीजें होती हैं। ये जो टाइम चल रहा है, ये रबी की क्रॉप यहाँ पर आपने बोई होगी, आपके आसपास किसी ने रबी की क्रॉप बोई होगी। और देखिए कि रबी की क्रॉप आपने क्या क्या रबी की क्रॉप में बोया है। जैसे गेहूं बोए हैं। ठीक है, गेहूं के अलावा सरसों होती है इस टाइम पे, इसके अलावा मटर यहाँ पर होते हैं, और क्या क्या चीजें हैं जो आपने बोए हैं। तो एक बार टेबल को देखिए, और इसके अलावा और भी अगर आपके पास एग्जाम्पल्स आते हैं तो वो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो भी चीजें हमने टेबल में पढ़ी हैं या लाइन डायग्राम में पढ़ी हैं वो आपके पास क्या है, यहाँ पे रिटर्न में है। जैसे खरीफ की क्रॉप में आपने कहा वेज,
The crop which are grown in the monsoon season are known as खरीफ crops, for example maize, millet and cotton. आपने कहा खरीफ की फसलें क्या होती हैं? मानसून के समय में उगाई जाने वाली फसलों को खरीफ की फसल के रूप में जाना जाता है। उदाहरण के लिए मक्का, बाजरा और कपास। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द सीड्स आर सोन एट द बिगिनिंग ऑफ मानसून सीजन एंड हार्वेस्टेड एट द एंड ऑफ मानसून सीजन। आपने कहा बीजों को मानसून मौसम की शुरुआत में बोया जाता है और मानसून के अंत में काटा जाता है। इससे हम क्या समझे कि स्टार्टिंग में तो बहुत अधिक पानी की आवश्यकता है, धीरे धीरे उतनी पानी की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है। Such crops require a lot of water and hot weather for proper growth। यही हमने कहा था कि ऐसी फसलों को यहाँ पर उनकी उचित वृद्धि के लिए बहुत अधिक पानी और गर्म गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। क्योंकि हमने कहा अगर जून जुलाई में अगर यहाँ पर आप किसी फसल को बो रहे हैं तो वहाँ पे जो तापमान होता है वो मैक्सिमम होता है। ठीक है। और मानसून जो है वो इसी टाइम पे आता है। ठीक है, जून और जुलाई के बीच में। इसी के साथ हमने कहा ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम पीरियड में इन्हें बहुत अधिक पानी चाहिए और बहुत अधिक तापमान चाहिए। हमने कहा जब इनकी कटाई हो रही है अक्टूबर टू नवंबर में, ठीक है, तो अक्टूबर टू नवंबर या सितंबर टू अक्टूबर में अगर हो रही है तो आपने कहा कि फिर जो तापमान है यहाँ पे, जो टेम्परेचर उसमें वेरिएशन आ जाता है। अब टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया है। आपने कहा कि मानसून के अंत में क्या होता है, कटाई होती है। तो आप देखते हैं कि मानसून के अंत का मतलब है कि बारिश अब उतनी नहीं होती है, कम कम बारिश यहाँ पर होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रबी क्रॉप के बारे में। हमने कहा द नेम रबी मीन्स स्प्रिंग। ठीक है, रबी का अर्थ क्या होता है? वसंत। क्लियर है? अ वर्ड डिराइव फ्रॉम अरेबिक, और ये शब्द जो है वो अरबी से लिया गया है। तो ऐसे जो आपके पास स्टेटमेंट आती है वो भी ध्यान रखिए। जब आप हिंदी पढ़ते हैं और जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम आते हैं तो आपके पास कुछ इसी प्रकार के वर्ड्स आते हैं कि रबी शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। जैसे बटन शब्द जो है वो किस भाषा का शब्द है। आप सोचेंगे बटन तो हिंदी शब्द है, नहीं। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो आप देखते हैं कि हम हिंदी में जो वर्ड्स यूज करते हैं, मैक्सिमम जो वर्ड्स होते हैं वो अरबी, फारसी और इसी प्रकार से कहीं अन्य भाषाओं से लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमने कहा द क्रॉप दैट आर ग्रोन इन विंटर सीजन एंड हार्वेस्टेड इन द स्प्रिंग आर कॉल्ड रबी क्रॉप। आपने कहा वे फसलें जो शीत ऋतु में उगाई जाती हैं और वसंत ऋतु में काटी जाती हैं, उन्हें रबी फसलें कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? वीट, ग्राम, मस्टर्ड आर सम ऑफ द रबी क्रॉप्स, यानी कि गेहूं, चना और सरसों इनके कुछ उदाहरण हैं। वेरियस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस आर कैरिड आउट द टू प्रोड्यूस्ड न्यू क्रॉप वेराइटी। आपने कहा नई फसल किस्मों को उत्पादन करने के लिए विभिन्न कृषि पद्धतियों को यहाँ पे अंजाम दिया जाता है। सच क्रॉप रिक्वायर वार्म क्लाइमेट फॉर अ जर्मिनेशन एंड मैचुरेशन ऑफ सीड। ध्यान रखिए, देखिए सीड दे however require a cold climate for their growth। आपने कहा कि ऐसी फसलों को बीजों के अंकुरण के और परिपक्वता के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, हालांकि उन्हें अपने विकास के लिए ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा कि आपने देखा होगा जब फली लगती है, फली लगने का टाइम होता है। जैसे कि अभी अगर आप गेहूं के पौधों को देखेंगे तो अभी फली नहीं लगी है। ठीक है, गांव में तो अभी जो गेहूं के पौधे हैं वो बहुत छोटे होंगे, लेकिन मैदान के क्षेत्र में आप देख लें कि गेहूं के पौधे अब बड़े हो गए हैं, इनमें फली अभी नहीं लगी है। फली कब लगती है? जैसे जैसे हल्का सा जो टेम्परेचर है वो ज्यादा होने लगता है। तो फली लगने के लिए और उसकी परिपक्वता के लिए जो तापमान है वो अब थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पर चाहिए होगा। अब ये बातें इजी हैं। आप अगर अपने आसपास देखेंगे और अगर आप देखते हैं कि खेती किस प्रकार से की जाती है और अगर आपके घरों में खेती की जाती है तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाला है। ठीक है, बस आपको क्या देखना है? नई टेक्निक्स देखनी है और अपनी चीज़ों को आप कैसे यहाँ पर एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे आप यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं, वो देखना है। जैसे कि हमें पता है कि फसल कैसे उगाई जाती है, हम सभी को पता है फसल कैसे उगाई जाती है, क्या क्या उसमें चीजें होती हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए कि फसल को कैसे उगाया जाता है, उसके स्टेप्स मुझे बताइए, उसका क्रम मुझे बताइए, तो हमें सब पता है लेकिन हम अपनी बात को वर्ड्स में यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आपको यही चीजें देखनी है कि जो फसल है, फसल उत्पादन को आप किस प्रकार से सीक्वेंस वाइज समझाते हैं, अपने टॉपिक्स को आप किस प्रकार से दिखाते हैं, यहाँ पे ये चीजें आपको समझनी है। अब ये खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर आए हैं, आपको दिखाए गए हैं यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हाउ डिफरेंट क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। आपने कहा यहाँ पर किस प्रकार से हम अलग अलग फसलों को बोते हैं। तो हमारे पास अब यहाँ से स्टार्ट होता है कि क्रॉप प्रोडक्शन अगर करवाते हैं आप तो आपको क्या क्या
यहाँ पर करना पड़ता है, यानी कि फसल उत्पादन के क्या क्या स्टेप्स हमारे पास आते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे क्या क्या स्टेप्स हमारे पास आए हैं। हमने कहा कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. You may find these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. क्या बोला गया है? आपने कहा जो क्रॉप्स का जो कल्टीवेशन है या जो आप फसलों की बुआई करते हैं, उसमें बहुत सारे जो स्टेप्स हैं, बहुत सारे जो वहाँ पे क्या है आपने का क्रम है, वो वहाँ पर किए जाते हैं, या वो सारे जो एक्टिविटीज हैं वो वहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। अब आपने कहा जो आप पढ़ने वाले हैं, फसलों की बुआई जब आप करते हैं, उनका क्रम जो आप पढ़ते हैं कि क्या क्या यहाँ पे क्या होता है, प्रोसीजर क्या है और कौन कौन से स्टेप्स यहाँ पर आते हैं, तो आप देखेंगे कि एक फार्मर जो कि खेती करता है, एक गार्डनर जो कि गार्डनिंग करता है, अपने गार्डन में क्या करेगा, गार्डन को मेंटेन करके रखता है, या फिर आप जो अपने घरों में क्या करते हैं, जो सजावटी पौधे हैं, जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, उनको जब आप ग्रो करते हैं तो काफी हद तक जो स्टेप्स है वो सिमिलर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आता है, यही चीज आपको बताई गई है कि आपने कहा cultivation of crops involves several activities undertaken by farmers over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plant in your house. These activities or tasks are referred to as a agricultural practice which are, आपने कहा इनमें से हमारे पास क्या आते हैं, जब फसल उत्पादन का जो क्रम है या फसल उत्पादन के लिए जो हमारे पास क्या आते हैं, स्टेप्स आते हैं, वो कुछ इस प्रकार से हैं। अब ये सारे जो स्टेप्स आपके पास आए हैं यहाँ पे, वो क्रम वाइज है, यानी कि सीक्वेंस वाइज है। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम क्या करते हैं, खेती करते हैं, और आपको इसी सीक्वेंस में पढ़ना भी है। सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो प्रिपरेशन में क्या करते हैं, प्रिपेयर करते हैं, यानी कि मिट्टी की तैयारी है। जैसे आपने क्या कहा कि प्रिपरेशन ऑफ एग्जाम, आप एग्जाम देने से पहले एग्जाम की तैयारी करते हैं, वैसे ही हमने कहा फसल बोने से पहले हम क्या करेंगे, मिट्टी की तैयारी करेंगे। अब मिट्टी की तैयारी में क्या करते हैं, क्या किस प्रकार से करेंगे मिट्टी की तैयारी, तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, यानी कि सफाई हो गया। तो क्लीनिंग में क्या होता है, आपने कहा कि जैसे कि खेत जो है, खेतों में क्या होता है, बहुत सारी झाड़ होगी। ठीक है, बहुत सारी अनवांटेड प्लांट्स हो सकते हैं, या बहुत सारे आपने कहा बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, या आपने कहा उसमें क्या हो सकते हैं, जो लकड़ियां हैं वो पड़ी हो सकती है। तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, यहाँ पर उसकी सफाई करते हैं। तो मिट्टी की तैयारी में सबसे पहला तो क्या आता है, सबसे पहला आता है क्लीनिंग। ठीक है, ये हमारे घरों में भी किया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे कि आपको अगर बताया जाता है कि कल जो है वो आपके खेत में हल जोतेंगे, और आपके खेत की क्या होगी, वहां पर आपको खेत को जोता जाएगा, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले जाएंगे और अपने खेतों से जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उसे साइड करते हैं, कोई घास है वहां पर उसे साइड कर देते हैं, कुछ लकड़ियां अगर वहां पे पड़ी हैं तो वो साइड कर देते हैं, जो सूखे पत्ते होते हैं उसे साइड करते हैं, या आग लगाते हैं, जो भी आप करेंगे वहां पे। तो सबसे पहले की जाती है क्लीनिंग, वो है खेतों की। अब क्लीनिंग क्यों कर रहे हैं, हमने कहा अगर बड़े बड़े पत्थर हैं तो जो बैल हैं उनको लग सकती है वहां पे। ठीक है, वो क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे, उनका कोई काम तो है ही नहीं। तो हमें अनवांटेड चीजों को अपने खेत से क्या करना है, साफ करना है, हटाना है। दूसरा जो आता है वो आता है यहाँ पर, खेतों को प्लग किया जाता है, खेतों को क्या किया जाता है, हल लगाया जाता है खेतों में। ठीक है, हल लगाने का मतलब क्या है, यहाँ पर आप देखते हैं, आपने घरों में भी देखा होगा कि जब हल लगता है तो जो मिट्टी है, जो अंदर की मिट्टी है वो बाहर निकलती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है, ताकि जो खेत इतने टाइट हैं, अब आप सोचिए कि आपके जो खेत हैं वो, उनमें हल नहीं लगाया गया है, आपने ऊपर से वहां पे क्या कर दी है, बीज डाल दी, तो क्या वो बीज उग पाएंगे या उनमें जर्मिनेशन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्योंकि उन्हें मिट्टी के अंदर हमें डालना है, और मिट्टी अंदर डालने के लिए हमें क्या करनी पड़ती है, खुदाई करनी पड़ती है। तो आपने कहा कि चाहे आप अपने गार्डन में कोई नया बीज बो रहे हैं, या फिर आप अपने गमलों में नया बीज बो रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने गमले में क्या करते हैं, सफाई करते हैं। उसके बाद गमले की मिट्टी को क्या करते हैं, यहाँ पे छोटी कुदाल के द्वारा आप वहाँ पे क्या करते हैं, खुदाई करते हैं। ठीक है, यानी कि क्या कर रहे हैं, जैसे खेतों में हल लगता है वैसे आप अपने गमलों को क्या कर रहे हैं, कुदाल के थ्रू वो जो मिट्टी है उसे क्या कर रहे हैं, आप ऊपर लेके आ रहे हैं, जिससे कि आप मिट्टी के अंदर बीजों को डाल सकें। ठीक है, अब एक तो ये होगा कि आप आसानी से बीजों की बुआई कर सकेंगे। दूसरा क्या होगा यहाँ पे, आपने कहा दूसरे यहाँ पे एयर एक्सचेंज हो पाएगा। ठीक है, हवा जो है उनका आदान प्रदान हो पाएगा।
और जो पानी है, जब आप मिट्टी के अंदर बीज को डालेंगे तो मिट्टी में जो पानी होगा बीज आसानी से उस पानी को ले पाएगा। तीसरा, आपने कहा आप मिट्टी के अंदर बीजों को डालेंगे तो अब बीज को कोई पक्षी हैं या कीड़े हैं वो खा नहीं पाएंगे, तो आपके जो बीज हैं वो आसानी से ग्रो हो पाएंगे। ठीक है, तो ये थी कि मिट्टी को तैयार करना किसके लिए, यहाँ पे बीजों की बुआई के लिए। ठीक है, आप बीजों को तब बोएंगे जब मिट्टी को आप यहाँ पे तैयार करेंगे। तो दूसरा स्टेप क्या आता है, आप अब मिट्टी में क्या करेंगे, बीजों को बोएंगे। बीजों को बोएंगे तो उसके लिए भी आप क्या कहते हैं कि आपको हेल्दी सीड ही बोने हैं। उसके लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पे आपने देखा होगा हमारे घरों में क्या किया जाता है, जब भी कटाई होती है, जब भी हार्वेस्टिंग होती है, फसल की कटाई होती है, मंडाई होती है, और जब अनाज को लिया जाता है तो उसमें से देखा जाता है कि जो अच्छे अच्छे दाने होते हैं उन्हें अलग रखा जाता है बीज के लिए। हमारे घरों में क्या कहा जाता है कि ये जो बीज हैं ये हम क्या करेंगे, इन्हें बोने के लिए रखेंगे। तो वहां से आप देखिएगा कि जो बीज अलग किए जा रहे हैं, जिन्हें बोने के लिए रखा गया है, वो अलग ही होते हैं, वो अच्छे होते हैं, जैसे कि वो मोटे होंगे। और वहां पे ऐसा नहीं कि वो खाए होंगे, जैसे कि कुछ ऐसे बीज होते हैं कि जिन्हें क्या होता है, उन्हें अंदर से खोखला कर दिया जाता है। तो ऐसे नहीं बीज हम रखेंगे। तो जब भी बीजों को बोया जाता है तो उन्हें पानी में डाला जाता है और देखते हैं कि जो बीज ऊपर आ जाते हैं वो खराब होते हैं, तो उन्हें हटा करके आप क्या करेंगे, जो बीज डूब गए हैं उनकी वहां पे बुआई करेंगे। ठीक है, तीसरा जो होता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। अब आप क्या करेंगे, इनमें खाद और उर्वरक भी जोड़ेंगे। तो जैसे हमें दोनों चीजें हम करते हैं, किसी फसल में हम क्या करते हैं कि जैसे मिट्टी की तैयारी में हमने क्या किया, क्लीनिंग की है, और क्लीनिंग के बाद हम उसके ऊपर क्या डाल देते हैं, गोबर डाल देते हैं, खाद को डालते हैं। ठीक है, कुछ फसलों में क्या होता है कि फसल को बोने के बाद वहां पर क्या किया जाता है, जो गोबर है उसे ऐड किया जाता है। कुछ फसलों में आपने कहा जब फसल उग जाती है तब वहां पर क्या किया जाता है, खाद को ऐड किया जाता है। तो अलग अलग तरीके यहाँ पर होते हैं। फिर हमारे पास आता है सिंचाई, इरिगेशन, सिंचाई भी होगी क्योंकि पानी भी चाहिए होगा, तो यहाँ पर क्या होता है, सिंचाई भी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमने कहा प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, यानी कि खरपतवार से बचाव। जो यहाँ पे वीड्स होते हैं जिनके बारे में हमने अभी बात की है, उनसे बचाव भी यहाँ पे किया जाता है। देन हमने कहा फसल पक गई है तो अब आप क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग यानी कि फसल की कटाई करेंगे। एट लास्ट आप यहाँ पे क्या करेंगे, भंडारण करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आपने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपको टॉपिक बताए गए हैं, आपने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। जब फसल की आप क्या करेंगे, फसल उत्पादन को पढ़ते हैं या क्रॉप प्रोडक्शन को पढ़ते हैं, तो ये सारे जितने भी टॉपिक्स हैं एक एक करके आपको इन्हें पढ़ना है, जो कि आपको स्टेप में दिखाया गया है। तो यही सारी चीजें करते हैं हम अपने घरों में, कुछ नई चीज तो नहीं है यहाँ पे। तो चलिए एक बार पढ़ लीजिए कि कौन कौन से स्टेप्स हमारे पास आते हैं। चलिए, तो आज हमने बात की है यहाँ पर कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं क्रॉप प्रोडक्शन में, यानी कि फसल उत्पादन में कौन कौन से हमारे पास क्या आते हैं, क्रम आते हैं, और किस प्रकार से फसल को उगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा हम एक एक करके पढ़ेंगे कि मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से की गई है, फिर बीजों की बुआई किस प्रकार से की गई है। जब आपने मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को ऐड किया तो पढ़ेंगे कि खाद और उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर जो है, खाद और उर्वरक क्या होते हैं, किस प्रकार से बनते हैं, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में से कौन सा ज्यादा लाभदायक है, इन सभी चीजों के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।